नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपके पास बेहद दिल दहलाने वाली खबर लेकर आया हूं। खबर इतनी मार्मिक है कि इसे बताते हुए मेरी भी रोंगटे खड़े हैं। और ये मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की है, जहां एक दलित बालिका के साथ पहले छेड़छाड़ होती है। जब वो छेड़छाड़ की शिकायत करती है, उसके बाद में उसके भाई को पीट पीट के मार दिया जाता है। अब समझौते की बात चलती है तो समझौते के दौरान उसके जो मुंह बोले चाचा हैं उसकी हत्या कर दी जाती है। और इन तमाम सारे घटनाक्रम के बीच में ये जो बच्ची है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, जहां से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई, उसने भी आखिरकार आत्महत्या कर ली है। ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है सागर में, जो तहसील है खुरई, और खुरई का एक गांव है बरोदिया नौनोगिर। ये जो गांव है, इस गांव में ये घटना शुरू होती है 2019 में, जब कुछ जो प्रभावी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता हैं, उनके बच्चों ने इस बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की और मारपीट की। इसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के बाद में 2023 अगस्त में उन्होंने समझौते के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब परिवार ने समझौता नहीं किया तो जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने इस बच्ची के घर पर हमला बोल दिया। इस बच्ची का नाम अब इसलिए बता सकता हूं कि अब इसने सुसाइड कर लिया है। इस बच्ची का नाम है अंजना अहिरवार। अंजना अहिरवार के घर पर 25 अगस्त 2023 यानी लगभग 8 महीने पहले घर पर हमला बोला गया और इसके सगे भाई, जिसको लालू भी बोलते हैं, नितिन भी बोलते हैं, उसे पीट पीट कर मार दिया गया। जब ये बच्ची और इसकी मां बचाने आई तो मां के पूरे कपड़े फाड़ दिए, उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया। और इस बात की मां ने खुद बयान दिया है कि पुलिस ने खुद उन्हें साड़ी ला के दी और उसको उन्होंने पहना था। इस तमाम सारी घटना के बीच में नितिन की मौत हो जाती है और उसके बाद में पुलिस FIR दर्ज करती है तमाम सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। वे लोग अभी जेल में ही हैं। और उस समय जो कलेक्टर थे सागर के, दीपक आर्य, उन्होंने जो जो चीज़ें लिख के दी, आश्वासन दिया कि ये कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी, वो तमाम सारे पत्र हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय चूंकि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव सिर पर थे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी उस गांव में पहुंचे थे और उन्होंने इस बच्ची से राखी बंधवाई थी और उसे भरोसा दिलाया था कि मैं जीवन भर तेरे बड़े भाई की तरह रहूंगा और हर राखी तेरे साथ आके मनाऊंगा। लेकिन दूसरी राखी मनाने का मौका नहीं मिल पाया। अभी 25 मई को फिर समझौते के बारे की चर्चा वहाँ उस गाँव में हुई है और राजेंद्र अहिरवार, जो पिछले घटनाक्रम, जो मर्डर के चश्मदीद गवाह थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है 25 तारीख को। और हत्या के बाद में जब उनका शव गांव लेके आया जा रहा था पोस्टमार्टम कराने के बाद, तो एम्बुलेंस में ये बच्ची, जो इसका नाम मैं अंजना अहिरवार बार बार बता रहा हूँ, ये बच्ची उस समय बैठी थी, तनाव में थी और अचानक इसने एम्बुलेंस से छलांग लगा दी और इसकी भी मौत हो गई है। आप अंदाज लगाइए कि एक दलित बच्ची को सरकार न्याय दिलाने के बजाय एक के बाद एक मौत देती चली जा रही है। ये जो घटना है इसने हिलाकर रख दिया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है। आपने देखा होगा कल कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इस घटना के बारे में तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए संविधान बदलना चाहती है कि वो दलितों को न्याय नहीं देना चाहती है। उन्होंने इस घटना की तुलना उन्नाव की घटना से भी की है। आपको मैं दिखाता हूं कि कल प्रियंका गांधी ने जिस तरह का ट्वीट किया, उसे आप देख लीजिए। और अकेली प्रियंका गांधी नहीं, इसके बाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके इस घटना की तीखी आलोचना की है और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। सुनिए कांग्रेस की राष्ट्रीय जो प्रवक्ता है श्रीनेत, उन्होंने क्या कहा है। मध्य प्रदेश के बरौदिया में एक दलित बच्ची का यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने वाले उसको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि वो इस बात के बारे में किसी से कुछ ना कहे। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर वो अपने परिवार को इस बात के बारे में बताती है और बड़ी मुश्किल से FIR होती है। इस दलित बच्ची के यौन शोषण के मुख्य अभियुक्त बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उसमें से जो मुख्य अभियुक्त एक है अंकित सिंह, वो बीजेपी का कोई युवा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा अभियुक्त कोमल सिंह बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। इन लोगों ने मिलकर उस परिवार पर दबाव बनाया कि वो समझौता कर ले, और जब परिवार ने उससे इनकार कर दिया, जब वो राजी नहीं हुए, तो इन लोगों ने उस पीड़िता के भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। और जब मां ने आके बीच बचाव की कोशिश करी तो उसको भी निर्वस्त्र करके पीटा गया। यही नहीं,
अभी 3 दिन पहले पीड़िता के चाचा को समझौते के नाम पर बुलाया गया। जब उसने समझौते से इनकार किया तो उसकी भी हत्या कर दी गई। पर हैवानियत यहां पे खत्म नहीं होती है, हैवानियत तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि वो दलित बेटी जब अपने चाचा की लाश को पोस्टमार्टम से लेकर एम्बुलेंस में गांव जा रही थी तो एम्बुलेंस से गिर जाने पर उस दलित पीड़िता की भी मौत हो जाती है। 1 साल में 2 हत्याएं और संदिग्ध परिस्थिति में उस पीड़िता की मौत जिसने बीजेपी के नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, यह सभ्य समाज की निशानी तो नहीं है। मुझे नहीं पता आपको इस बात की खबर मिली है कि नहीं मोदी जी, लेकिन असलियत यह है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा होना इस देश में अभिशाप बन चुका है। असलियत तो यह है कि समझ में नहीं आता कि इन दरिंदों को क्यों लगता है कि वो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ, खास तौर से दलित बेटियों के खिलाफ ये सब कर सकते हैं। उनको कहां से ये बेखौफ रवैया आता है? उनको लगता है कि आप हर बार की तरह संरक्षण आरोपी को देंगे और बेटी के खिलाफ खड़े होंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। असल में तो मोदी जी जब आप चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तो इन आदमखोरों को हौसला मिलता है, इनको साहस मिलता है। इस तरह की हरकत बेटियों के साथ करने से इनको लगता है औरत दोयम दर्जा है और उसके साथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कोई भी आशा करना बेमानी है, क्योंकि आप हर बार की तरह इस बार भी आरोपियों के साथ ही खड़े होइएगा। मीडिया में हर बार की तरह सुलटपक सन्नाटा है, महिला मंत्री खामोश रहेंगे, महिला आयोग आंखों पे पट्टी बांध लेगा, लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एक दलित बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, हत्याएं होती हैं। आपके दरिंदे, आपके आदमखोर ना सिर्फ हमारी बेटियों का शोषण करते हैं, अब उनकी निर्मम हत्या भी कर रहे हैं, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है। मुझे दुख है इस बात का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आपके 10 साल के शासनकाल आधी आबादी के लिए अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं। इस देश में जो दलित बेटियों के साथ पिछले 10 साल में हुआ है वो सर्वथा गलत है और अब वही अन्याय का अंत होगा, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं। इस गंभीर घटना को लेकर निश्चित तौर पे गांव में पुलिस तैनात है। कल दिग्विजय सिंह जी सारे कार्यक्रम छोड़कर इस गांव में पहुंचे। इस बेटी की जो जिसकी लाश रखी थी उसके बगल में बैठकर उन्होंने परिजनों से बात की, उन्हें ढांढस बंधाया और राजेंद्र अहिरवार जो जिनकी मौत हुई है, अभी जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार से भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सागर संभाग के तमाम कांग्रेस नेता वहां पहुंचे थे और सभी ने जो बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ उसमें भी वे शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये सब प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके अत्याचार की कहानी है। सुनिए दिग्विजय सिंह जी ने कल क्या कहा। जिला प्रशासन जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकरण हुए हैं, उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया था क्या पूछती थी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उनकी अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना के 10 दिन पहले यहाँ से पुलिस जो सुरक्षा में थी वो क्यों हटा ली गई? चुनाव के समय उठा ली थी, 1 महीने जब भी उठाई हो इसके बाद इस पर दबाव डाला गया था। लालू के हत्या में 3 गवाह, एक राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ, 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण उसको। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूँ कि निराश हूँ। जितने भी SC ST की तो
SC ST के जितने भी केसेस आते हैं ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है, और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे, गिराए गए। मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो। मैं तो मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, न जिला कलेक्टर से, न जिला एसपी से। भाई साहब, अब उल्टी बात यह है कि राजेंद्र पर ही क्रॉस केस लगा दिया गया है कि ये वहां उनको मारने गया। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई कि ये कितनी बड़ी घटना है कि एक बच्ची के साथ जो दलित समाज की बच्ची है वो हिम्मत के साथ अपने खिलाफ हुई घटना की FIR कराती है और उसके बदले में उसे मिलती है उसके भाई की मौत, उसे मिलती है उसके चाचा की मौत, और फिर इतनी मजबूरी कि खुद भी उसे सुसाइड करना पड़ता है। इसके पहले हमें समझ में आता है कि इसके पहले वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं काफ़ी बड़े ताकतवर और बड़े प्रभावी माने जाते हैं और उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर काफ़ी प्रभाव था, लेकिन वर्तमान में वे मंत्री भी नहीं हैं, वे केवल विधायक हैं। ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन वहाँ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है? छोटे से गांव में इस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं, बड़ी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा है। प्रशासन लिखित में आश्वासन देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। और क्या वाकई ये घटना मध्य प्रदेश में क्या गुल खिलाने वाली है? कहाँ तक ये जाएगी? किसका इसका क्या राजनीतिक मायने है? आखिर मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ किसने बांध दिए हैं जो इतनी सारी चीज़ों पर तो बोल रहे हैं पर इतनी बड़ी घटनाओं पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं, हम उनसे समझते हैं कि आखिर ये जो दलित उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा मामला जिससे मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश और दुनिया में खराब हो रही है, एक बच्ची के साथ अपराध हो रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसको न्याय मिलने के बजाय उसके भाई की हत्या कर दी जाती है और पीट पीट की हत्या की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई गोली मारी गई हो, पीटा गया है, पूरे बाजार में पीटा गया, उसको घर में हमला करके पीटा गया, उसके चाचा को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, लड़की दुखी होती है, वो आत्महत्या कर लेती है। आखिर हम किस युग में आ गए हैं? ऐसा लगता है कि हम जो मौजूदा हम इतने IT के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन आज भी दलितों पर जो अत्याचार के किस्से हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश पर कलंक लगाने वाली घटना है, जिस तरह की घटना और जो सारी चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि उसमें एक पक्ष और है जो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि राजेंद्र अहिरवार जो प्रत्यक्ष गवाह थे, जो चाचा हैं लड़की के, मुंह बोले चाचा बताए जा रहे हैं, हमला उनकी ओर से हुआ था। क्योंकि 25 मई को जो घटना हुई है उसमें दोनों तरफ में मारपीट हुई है और दोनों तरफ लोग घायल हुए हैं। संयोग ये है कि मौत इस राजेंद्र अहिरवार की हुई है, लेकिन सामने के कुछ लोग भी अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर प्रशासन इतना लापरवाह क्यों कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन ने वहाँ सुरक्षा वापस ले ली, CCTV कैमरे हटा दिए, वहाँ जो दलित परिवार है उसे सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी और दूसरी जो दलितों की राजनीति करने वाले संगठन हैं उनके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई है। कोई बड़ा संगठन नहीं आया, केवल कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी इस मुद्दे पर सामने दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र जी, आपने जंगल राज का नाम सुना है? अब तक सुना था, अब देख लीजिए, क्योंकि हम सब यही हैं। 2019 में लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, शिकायत करती है, उसके बाद उसके परिवार का उत्पीड़न शुरू होता है। बाद में पिछले साल उसके भाई की हत्या की जाती है, सार्वजनिक रूप से फिल्मी स्टाइल में मार के उसकी मां को निर्वस्त्र किया जाता है। तब कौन सरकार में था? मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने घर के आगे लिख रखा है मामा का घर, शिवराज सिंह चौहान। और वो सज्जन मंत्री थे जो उनके सबसे करीबी, और जो आरोपी जिन्होंने ये सब किया था, जो उनके सबके नाम आपके पास हैं, वो किसके करीबी थे ये भी सब जानते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी
जिसका मुखिया खुद को मामा कहता है, हर महिला को बहन बांध के 1000 रुपये महीने देने का ऐलान करता है, बच्ची की पढ़ाई और शादी की व्यवस्था की बात करता है, वो एक बच्ची को सुरक्षा नहीं दे सकता। उसकी माँ को निर्वस्त्र किया गया, वो किसकी बहन थी? लेकिन सवाल यह है कि मानसिकता की बात है। तब दिग्विजय सिंह गए, उनके सामने जिले के कलेक्टर ने लिख के दिया और सारी बात हुई। अब जंगलराज इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ नेता संरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन लिख के दे रहा है कि हम ये सब करेंगे। और किसको? एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो वरिष्ठतम नेता है आज की तारीख में। जब मंत्री का संरक्षण गुंडों को है, प्रशासन जो है वो लिख के देने के बाद कुछ नहीं कर पाता है, तो इसको आप क्या कहोगे? ये एक जंगल राज का श्रेष्ठतम नमूना है। वैसे इस बात में मैं थोड़ी चीज़ें और जोड़ता हूँ, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ही चरित्र है। आप देखिए, दिल्ली में महिला पहलवान जिन्होंने देश को ख्याति दिलाई, वो सड़क पर रोती बिलखती रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जांच हुई, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, अब पुलिस ने किया, लेकिन टिकट उनके बेटे को दिया गया। कैलाश सेंगर, जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है, उन्नाव में उसने रेप किया, पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आप याद करिए, एक बाबा जी थे जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे थे, या इनकी सरकार में भी थे, चिन्मयानंद जी, उनके साथ उनकी सब कुछ आया था। वो मुकदमा भी अब अभी आया कि उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले रही है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदू हित रक्षक और देश अस्मिता, भारत माता की बात करती है, उसको माताओं से, बहनों से कोई प्रेम नहीं है। उनके साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। अरुण जी, वही बात मैं कह रहा था, और मैंने अपनी उसमें भी मैंने बोला है कि पहले बात समझ में आती है जब वो मंत्री थे, वो शिवराज जी के खास थे, कई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता था। अब तो मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई, मोहन यादव जी की सरकार है। मोहन यादव जी के हाथ कितने बांध दिए हैं? मोहन यादव ने तो उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया। मोहन यादव क्यों अभी मौन साधे हुए हैं? मोहन यादव क्यों हो गए? देखिए, मोहन यादव के सामने ये सबसे बड़ा मौका है कि वो खुद को साबित करें कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो अपनी मर्जी से सरकार चला रहे हैं। जहाँ तक मंत्री ना बनाने का सवाल है, तो ये समझ लीजिए कि उनको मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों इसलिए हटे कि उनके बारे में फैसला दिल्ली ने किया था। अब मोहन यादव को कौन रोक रहा है? उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नाम दर्ज हैं, जो लोग हैं जिनके ऊपर सारी बात आई पिछले 2019 से लेकर अब तक, वो कौन से लोग हैं? क्या एक सरकार 5 साल से जो दलित अत्याचार चल रहा है, आप शर्म नहीं आती? आप दरवाजे पे लिखवाते हो मामा का घर, और आप उस व्यक्ति को संरक्षण देते हो जो अत्याचारियों को संरक्षण देता है। और यहाँ जो आपने कहा, मोहन यादव के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 18-20 साल में मध्य प्रदेश दलित अत्याचार, महिला अत्याचार में नंबर 1 चल रहा है। भी ठीक है, अब उनका समय आ रहा है, वो शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। नकल कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लाए थे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ले आए, लेकिन उनका बुलडोजर भी चुन चुन के चल रहा था। जिस आदमी ने जबलपुर में एक लड़की की हत्या की थी, चूंकि उसको पार्टी का संरक्षण था तो उसका मकान नहीं तोड़ा गया। ये जो चुन चुन के काम हो रहा है, ये चीज मोहन यादव को देखनी पड़ेगी और देखनी चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि कोई मतलब नहीं है। क्या सरकार कलेक्टर कहे और मुख्यमंत्री कहे उसके बाद? और मैं दूसरी बात कहता हूं कि मामा का घर लिखवा के बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान। व्यक्तिगत रूप से उन्हें चुनौती देता हूं मैं कि अगर अंदर थोड़ा सा भी दिल है या सिर्फ नौटंकी की आज तक, तो जाओ वहां, उस महिला को सांत्वना दो जिसके निर्वस्त्र जिसको किया गया था। तब भी नहीं गए थे, वो मुख्यमंत्री थे। और कोई भी नहीं, बीजेपी में उन महिला नेत्रियों का क्या? साध्वी उमा भारती कहाँ है? ये सब्जेक्ट बड़ा गंभीर है, और साध्वी उमा भारती भी बुंदेलखंड की ही है। रवीन जी, मैं यही कह रहा हूं कि इसके बाद भी अगर इनको नहीं लगता महिला नेताओं को, भाई आप महिला पहले हो, नेता बाद में हो। एक परिवार खत्म हो गया। किसकी मारपीट हुई, कहाँ हुई, मुकदमा कहाँ है, किसकी शुरुआत हुई? अब इसकी जड़ देखिए, कहाँ कौन बोलने वाला है छोटी छोटी चीजों पे। अब स्वाति मालीवाल के साथ अगर जरा सी दुर्घटना हुई जिसकी जांच हो रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और ये लड़की जिसको मैं तो अभी भी, मेरा मानना है, मुझे जो जानकारी मिली है कि वो मौत भी संदिग्ध है, उसने आत्महत्या नहीं की है।
ये आप इस मामले की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस बंद होती है, चलती एम्बुलेंस से कोई ऐसा नहीं कूद सकता है। वहाँ भी बड़ी घटना है, क्योंकि वही तो लड़की के पिताजी ने भी बोला है कि उनके सामने उसने गेट खोल के छलांग लगाई है। उनके परिवार के लोग बयान दे रहे हैं, तो उसको हम संदिग्ध कैसे? भैया अब सबके मुंह बंद हो रहे हैं, उन्हें भी जिंदा रहना है, आप ये भी समझिए। अभी देखते जाइए, क्योंकि अब जब 5 साल में सवाल ये है जो मैंने पहले भी पूछा था कि आखिर अकेली कांग्रेस इस मुद्दे पे है, जो दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं, वो संगठन है कहाँ इस समय? मैं वही कह रहा था कि महिलाएं तो सब दलों में हैं। मध्य प्रदेश में बीएसपी नहीं है, मध्य प्रदेश में दलितों के लिए काम करने वाले संगठन जरूर हैं, लेकिन वो सब जेबी संगठन है। होना ये चाहिए था कि सबको निकलना था। कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने उठाई आवाज़, सुप्रिया सिंह ने, दिग्विजय सिंह मौके पे गए। 77 साल के दिग्विजय सिंह 45 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हैं, और बीजेपी के सारे जो दिल्ली में तो सब चौराहे पे चौराहे घूम रहे थे, सारी महिलाएं पहुंच गई थी। जबकि स्वाति मालीवाल खुद कह रही मारपीट हुई, वो घटना की भी मैं निंदा करता हूं, लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है उसमें किसी के मुंह में जवान नहीं है, सबके मुंह सिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक नेता इन्वॉल्व है उसमें। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो प्रशासन पे कुछ बोलेंगे, शासन पे, बीजेपी पे तो हम बोलते हैं, ये जो प्रशासन बैठा है सागर के अंदर, और पूरा बुंदेलखंड आपको मालूम है दलित बहुल इलाका है, यहाँ यदि चिंगारी लगती है तो इसका असर पूरा देश भर में होगा, ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? शासन के में बैठे हुए कलेक्टर, एसपी, इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है अभी तक? अरविंद जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो, कलेक्टर अगर लिख के दे, ऐसे कलेक्टर को तो सार्वजनिक रूप से जूते मारे जाने चाहिए कि वो जिले का कलेक्टर और वो कहता मैं ये करूंगा और वो नहीं कर पा रहा है। या तो वो बताए कि उसे किसने रोका, या वो अक्षम है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? संरक्षण तो मुख्यमंत्री से जुड़े उनके दल के लोग दे रहे हैं ना। आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक आईएएस अधिकारी को जूते मारे जाना चाहिए। जिम्मेदारी उसकी है, जिम्मेदारी उसकी है। अगर वो असफल हो रहा है तो उसको सस्पेंड करें ना, कार्रवाई करें उसके खिलाफ। कार्रवाई आज तक नहीं होती है। कानून को हाथ में लेना किसी के लिए उचित नहीं, और हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम किसी अधिकारी को जूतों से पीटने की बात करें ये बहुत उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कलेक्टर के खिलाफ जो कानून के अनुसार वो कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहता हूं, इतनी एक ये स्वतःस्फूर्त घटना नहीं थी, सुनियोजित 5 साल से चल रहा है, और उसके बाद कलेक्टर बेशर्मी में बैठा है। वो कलेक्टर के पास आज वो अधिकार हैं कि वो चाहे तो जो कुछ चाहे तो कर सकता है, जो कानून अभी भी अंग्रेजों के ज़माने के कानून गए नहीं है। और वो कलेक्टर लिख के दे, और फिर उसको अगर जूते नहीं मारे जाएं तो क्या किया जाए? कलेक्टर ही जिम्मेदार है कानून व्यवस्था के लिए। अगर कलेक्टर चाहता तो तब भी, जब ये सब हुआ था, मंत्री की क्या औकात है जो कुछ कर ले? अगर कलेक्टर अपनी पे उतर आते और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते, कलेक्टर, एसपी, तो कुछ भी हो सकता था, और हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कलेक्टर राजनीतिक पैसे लेके पोस्टिंग होगी और उनको संरक्षण दिया जाएगा नौकरशाहों को, तो वो वही करेंगे जो उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए मैं फिर कहता हूँ, इसके लिए पूरी सरकार, और आज की घटना के लिए मैं आज ये नहीं कहता कि मोहन यादव का संरक्षण है, लेकिन अगर फिर ऐसा ही रहा तो आप मान लीजिए कि बीजेपी का दिल्ली से लेके और जहां जहां बीजेपी है, बीजेपी का कोई भी नेता महिलाओं के प्रति अत्याचार को लेके संवेदनशील नहीं है। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। मालीवाल पे, स्वाति मालीवाल पे तो बहुत कूदे, लेकिन यहाँ जो हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, रोज वो घटनाएं हो रही हैं। इनकी आत्मा सो गई। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने मामा का घर लिखा, उन्होंने एक टिप्पणी नहीं की है पिछले महीने भर में जो जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हुए। सबसे बड़ी बात है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा आज हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकार अनु दीक्षित जी का निश्चित तौर पे ये जो गुस्सा है वो जायज़ है, लेकिन यद्यपि मैं उनकी कई चीज़ों से सहमत हूँ और कई से असहमत हूँ कि किसी भी आईएएस अधिकारी को, कलेक्टर को जूते मारे जाना चाहिए। मैं बिल्कुल असहमत हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो गुस्सा है वो निश्चित तौर पे जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना होती है और उसके बाद में उसके भाई को पीट के मार दिया जाता है, उसके मुँह बोले चाचा को मार दिया जाता है, फिर उसको खुद आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। हालांकि अरुण जी ने कहा है कि इस जो मौत हुई है अंजना अहिरवार की, इसकी भी जांच होना चाहिए। ये उनके गले नहीं उतर रहा है कि वो आत्महत्या करेगी। निश्चित तौर पे इसके पीछे क्या कारण है, इसकी यदि जांच होगी, हो सकता है कुछ और रहस्य खुले। लेकिन ये घटना मध्य प्रदेश के लिए हिला देने वाली घटना है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं कि एक बच्ची न्याय के लिए जब आगे बढ़ती है,
कहते तो बहुत हैं आप कि आपके साथ यदि गलत हो तो आप कानून के अनुसार लड़ाई लड़ें, लेकिन कानून के अनुसार लड़ाई लड़ने वालों के साथ कितनी बड़े खामियाजा उसने भुगता है, उसके परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अंदाज़ लगाइए, 2 लोगों की मौतें हो गई। भाई की हत्या के समय जो 3 लोग गवाह थे, उनकी माँ गवाह थी, अंजना खुद गवाह थी और उसके चाचा और अंजना अब इस दुनिया में नहीं है। माँ अकेली है, उसे डरा दिया गया है। आप समझ सकते हो कि अब जितने भी प्रभावशाली लोग जो नितिन की हत्या के समय जेल में थे, वो हो सकता है कि आगे कुछ दिनों में वो फिर बाहर हो और ये चीज़ लड़ाई यहाँ थमने का नाम लेगी नहीं लेगी, इसे लेके मुझे शक है। मैं तो यही कहूँगा कि नई जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन्हें इस मौके में मौन नहीं रहना चाहिए और जितनी सख्त से सख्त, जैसी उन्होंने गुना में कार्रवाई की थी आरटीओ के खिलाफ, वैसी कार्रवाई हमें सागर में दिखाई देगी। तभी लगेगा कि सरकार नाम की कोई चीज़ है, वरना ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में सारे अपराध घटित हो रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।